टाइम मैनेजमेंट, ज्यादातर लोग ये शब्द सुनते ही टू डू लिस्ट्स और कैलेंडर्स के बारे में सोचने लगते हैं। बिल्कुल। मतलब बस बिजी कैसे रहें, काम कैसे निपटाएं। लेकिन अगर ये सिर्फ बिजी रहने के बारे में नहीं बल्कि एक असाधारण जिंदगी बनाने का सबसे पावरफुल टूल हो तो? एग्जैक्टली ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है सोच में। आज हमारे पास ब्रायन ट्रेसी की क्लासिक किताब है टाइम पावर, और इसका वादा बहुत बड़ा है, हर दिन कम से कम 2 एक्स्ट्रा प्रोडक्टिव घंटे कैसे पाएं। 2 घंटे रोज? जरा इस पर एक पल के लिए सोचे। 2 घंटे रोज मतलब साल के 500 से ज्यादा प्रोडक्टिव घंटे। ये तो करीब करीब 3 महीने का काम हो गया, है ना? उस एक्स्ट्रा टाइम में क्या क्या हो सकता है? कोई नई स्किल, अपना बिजनेस, या शायद बस अपनी फैमिली के साथ ज्यादा वक्त। और इसीलिए आज हमारी बातचीत का मकसद सिर्फ कुछ टिप्स और ट्रिक्स शेयर करना नहीं है। हम टाइम मैनेजमेंट के पीछे की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा। वो गहरा माइंडसेट जो सफल लोगों को बाकियों से अलग करता है। ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्थायी आदतें बनती कैसे हैं, सिर्फ कुछ दिनों के मोटिवेशन से नहीं। ओके, लेट्स अनपैक दिस। तो अगर किसी को टाइम मैनेजमेंट में महारत हासिल करनी है तो पहला कदम क्या है? कोई ऐप, कोई प्लानर? नहीं। किताब कहती है शुरुआत सिर्फ एक शब्द से होती है, इच्छा, डिजायर। मुझे थोड़ा अजीब लगा, मतलब कौन नहीं चाहेगा कि वो बेहतर बने? इच्छा तो सब में होती है। देखिए यहाँ एक बहुत बारीक सा फर्क है। एक होती है हाँ बेहतर होता अगर मैं थोड़ा और ऑर्गेनाइज्ड होता वाली, कैजुअल वाली। और एक होती है नहीं मुझे बदलना ही है, आई कैन नॉट लिव लाइक दिस एनी मोर वाली, बर्निंग डिजायर। किताब इसी दूसरी वाली इच्छा की बात करती है, और ये इच्छा सीधे तौर पर हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट से जुड़ी है। सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ, इसका मेरे टाइम मैनेजमेंट से क्या लेना देना? सब कुछ। जब हम अपना समय मैनेज नहीं कर पाते, डेडलाइन मिस करते हैं, चीजें भूल जाते हैं, तो कैसा महसूस होता है? आउट ऑफ कंट्रोल, हारा हुआ सा। बिल्कुल। और ये फीलिंग हमारे सेल्फ एस्टीम को धीरे धीरे खत्म कर देती है। इसके उलट जब आप अपने दिन को कंट्रोल करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, तो आपको एक सेंस ऑफ पावर और कंट्रोल महसूस होता है। हाँ, ये तो है। वो फीलिंग एडिक्टिव है, आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ता है। तो असल में आपकी लाइफ की क्वालिटी आपके टाइम मैनेजमेंट की क्वालिटी पर ही डिपेंड करती है। ये तो बहुत पावरफुल आइडिया है। तो मतलब ये सिर्फ टेक्निक का नहीं बल्कि आइडेंटिटी का खेल है। तो अपनी आइडेंटिटी को बदलने के लिए क्या करें? किताब में 2 मेंटल प्रोग्रामिंग टेक्निक्स की बात की गई है। पहली है पॉजिटिव सेल्फ टॉक, एफर्मेशंस। हाँ, जैसे खुद से बार बार कहना मैं टाइम मैनेजमेंट में एक्सीलेंट हूँ। सच कहूँ तो ये मुझे थोड़ा फेक लगता है। मतलब अगर मैं ऑर्गेनाइज नहीं हूँ तो ये बोलने से क्या होगा? मेरा दिमाग तो जानता है कि ये सच नहीं है। ये एक बहुत कॉमन सवाल है, और ये कोई जादू नहीं है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई गाना आपके दिमाग में अटक जाता है। अच्छा। आप उसे जानबूझकर याद नहीं करते, बस बार बार सुनने से वो आपके सबकॉन्शियस का हिस्सा बन जाता है। एफर्मेशंस भी इसी तरह काम करते हैं। जब आप बार बार एक ही कमांड सुनते हैं, मैं एक्सीलेंट हूं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे एक इंस्ट्रक्शन की तरह लेता है, और फिर वो उस इंस्ट्रक्शन से वो आपके बिहेवियर को उस इंस्ट्रक्शन से अलाइन करने की कोशिश करने लगता है। ये आपके दिमाग की डिफॉल्ट सेटिंग्स को बदलने जैसा है। अच्छा, तो ये फेक इट टिल यू मेक इट का एक साइकोलॉजिकल वर्जन है। और दूसरी टेक्निक है विजुअलाइजेशन। मतलब खुद को एक हाईली एफिशिएंट ऑर्गेनाइज्ड इंसान के तौर पर इमेजिन करना। और ये सिर्फ डे ड्रीमिंग नहीं है, इसका मतलब है उस फीलिंग को महसूस करना। इमेजिन करें कि आपका डेस्क एकदम साफ है, आपके सारे काम समय पर पूरे हो गए हैं, और लोग आपसे सलाह ले रहे हैं। जब आप इस मेंटल पिक्चर को बार बार देखते हैं, तो आपका दिमाग उसे एक रियल मेमोरी की तरह प्रोसेस करने लगता है। साइकोलॉजी का एक बड़ा प्रिंसिपल है, द पर्सन यू सी इज द पर्सन यू विल बी। वाओ। जब आप खुद को एक रोल मॉडल की तरह देखने लगते हैं, तो आप अनकॉन्शियसली वैसे ही एक्ट करना शुरू कर देते हैं। अल्टीमेटली ऑर्गेनाइज्ड या डिसऑर्गेनाइज्ड होना आपकी पर्सनैलिटी का कोई परमानेंट हिस्सा नहीं है। ये एक चॉइस है, एक बिहेवियर है जिससे सीखा जा सकता है। ये बात दिमाग में बैठ गई कि ये सब माइंडसेट से शुरू होता है। पर मान लीजिए माइंडसेट तो बन गया, अब उस एनर्जी को चैनल कहाँ करें? किताब कहती है कि अगला कदम सफलता का मास्टर स्किल है, यानी गोल सेटिंग। यहाँ एक चौंकाने वाला स्टैटिस्टिक दिया गया है कि दुनिया में 3% से भी कम लोगों के पास क्लियर रिटन गोल्स होते हैं। मुझे यकीन नहीं हुआ, इतना सिंपल काम फिर भी लोग क्यों नहीं करते? मुझे लगता है ये एक
डर का कॉम्बिनेशन है। कई बार हमें डर लगता है कि अगर हमने गोल लिख लिया और उसे हासिल नहीं कर पाए तो हम खुद को फेलियर मानेंगे। अच्छा, तो ना लिखना एक तरह का सेफ्टी मैकेनिज्म है। बिल्कुल, लेकिन जिग जिगलर का एक फेमस कोट है, एक लिखा हुआ गोल आपको एक भटकती हुई सामान्यता से एक सार्थक विशिष्टता में बदल देता है। मीनिंगफुल स्पेसिफिक, मुझे फ्रेज बहुत पसंद आया। तो गोल्स लिखने का सही तरीका क्या है? क्या बस एक लिस्ट बना लेना काफी है? नहीं, यहाँ कुछ बहुत स्पेसिफिक रूल्स हैं। पहला, गोल को लिखें। लिखने का फिजिकल एक्ट उसे आपके दिमाग में सीमेंट कर देता है। दूसरा, और ये बहुत जरूरी है, गोल्स को प्रेजेंट टेंस में लिखें। प्रेजेंट टेंस में जैसे मैं हर साल $1,00,000 कमाता हूं, ना कि मैं कमाऊंगा। एक मिनट, ये फिर से वही बात आ गई। क्या ये खुद से झूठ बोलना नहीं है? नहीं, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक कमांड देना है। मैं कमाऊंगा एक सजेशन है जो कभी भी हो सकता है। फ्यूचर में। हाँ, मैं कमाता हूं एक कमांड है, एक फैक्ट है। आपका सबकॉन्शियस माइंड इस कमांड को पूरा करने के लिए हाउ के रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है। ये एक ट्रिगर की तरह काम करता है। वाओ, ओके। और तीसरा सिद्धांत है संतुलन। किताब कहती है कि गोल्स को 3 एरियाज में बांटना चाहिए। क्या, क्यों और कैसे। ये क्या है? क्या हैं आपके बिजनेस, करियर और फाइनेंशियल गोल्स? वो चीजें जो आप हासिल करना चाहते हैं। ठीक है। क्यों हैं आपके पर्सनल, फैमिली और हेल्थ गोल्स? ये असल में आपकी रियल मोटिवेशंस हैं। आप पैसा क्यों कमाना चाहते हैं? ताकि आपकी फैमिली सिक्योर रहे, आप अच्छी हेल्थ एंजॉय कर सकें। ये आपका क्यों है। और कैसे हैं आपके पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट गोल्स? वो स्किल्स जो आपको आपका क्या हासिल करने में मदद करेंगी। ये संतुलन वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कई लोगों को देखा है जो अपने करियर गोल्स, मतलब क्या, में इतने खो जाते हैं कि वो अपना क्यों, परिवार, हेल्थ, खुशी, सब पीछे छोड़ देते हैं। बिल्कुल। और फिर किताब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट देती है, मेजर डेफिनेट पर्पस। मेजर डेफिनेट पर्पस यानी वो एक गोल जो आपके लिए बाकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसे हासिल कर लें तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन इतने सारे गोल्स में से उस एक को कैसे ढूंढे? इसके लिए कुछ बहुत ही दिलचस्प सवाल हैं। पहला, अगर आप लॉटरी में $1 मिलियन जीत जाते तो आप अपनी जिंदगी में क्या करते? अच्छा, ये सवाल पैसे की लिमिटेशन को हटा देता है और आपकी असली इच्छाओं को सामने लाता है। दूसरा, अगर आप जानते कि आप फेल हो ही नहीं सकते तो आप कौन सा एक बड़ा गोल सेट करते? ये तो डर को ही खत्म कर देता है। एग्जैक्टली। और तीसरा, अगर आप अपनी जीवनी लिख सकते तो वो क्या कहती? ये आपको लॉन्ग टर्म सोचने पर मजबूर करता है। ये सवाल सिर्फ गोल सेटिंग एक्सरसाइजेज नहीं है, ये सेल्फ रिफ्लेक्शन के पावरफुल टूल्स हैं। सही बात है। और जब आपको अपना मेजर डेफिनेट पर्पस पता चल जाता है तो प्रायोरिटीज सेट करना आसान हो जाता है। बच्चों का खेल हो जाता है। बिना क्लियर गोल्स के टाइम मैनेजमेंट करना वैसा ही है जैसे बिना मैप के गाड़ी चलाना। मतलब आप बहुत बिजी रहेंगे, गोल गोल घूमते रहेंगे, पर कहीं पहुंचेंगे नहीं। बिल्कुल। तो ठीक है, लक्ष्य तय हो गया। अब असली दुनिया की मेसीनेस से कैसे निपटें? मेरा मतलब है रोजमर्रा के काम, कागज, ईमेल, यहाँ से शुरुआत कैसे करें? शुरुआत होती है आपके फिजिकल एनवायरनमेंट से, आपके डेस्क से। मेरे डेस्क से? हाँ, किताब में एक साफ डेस्क का नियम है। यहाँ तक कि एक सर्वे का जिक्र है जिसमें सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ने कहा कि वो एक गंदे डेस्क वाले एम्प्लॉय को प्रमोट करने से पहले 2 बार सोचेंगे। ये थोड़ा कठोर नहीं है? मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन एक सवाल और है। कई लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज होने से क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। क्या एक गंदा डेस्क सच में इतनी बुरी बात है? ये एक वैलिड पॉइंट है और शायद एक आर्टिस्ट के लिए मेसी स्टूडियो ठीक हो, लेकिन ज्यादातर प्रोफेशनल रोल्स में एक साफ डेस्क एक साफ दिमाग का सिंबल है। ये एक सिग्नल भेजता है आपको भी और दूसरों को भी कि आप कंट्रोल में हैं। और किताब एक बहुत पावरफुल हैबिट की बात करती है, कागज के हर टुकड़े को सिर्फ एक बार हैंडल करें। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब भी आप कोई ईमेल खोलें, कोई लेटर उठाएं या कोई डॉक्यूमेंट देखें तो उसी वक्त उस पर डिसीजन लें। उसे पढ़कर बाद में देखूंगा कहकर साइड में ना रखें। अच्छा, ये बार बार उठाना, पढ़ना और वापस रखना टाइम का सबसे बड़ा किलर है। ओके, तो डिसीजन क्या हो सकता है? किताब में 4 Ds का जिक्र है। हाँ, पहला डी है डू इट। अगर 2 मिनट का काम है तो तुरंत करें। दूसरा है डेलीगेट इट, यानी किसी और को सौंप दें। ठीक है। तीसरा है डिले इट, मतलब इसे फाइल कर दें। लेकिन यहाँ एक वार्निंग है, 80% फाइल की हुई चीजें दोबारा कभी नहीं देखी जाती। और चौथा डी? चौथा और शायद सबसे इंपॉर्टेंट डी है डंप इट, उसे फेंक दें। फेंक दें। हाँ, आपका ट्रैश बिन आपका सबसे अच्छा दोस्त है। नियम है व्हेन इन डाउट
थ्रो इट आउट। ये सब सुनकर मुझे प्रायोरिटी सेट करने का सबसे फेमस नियम याद आ रहा है, परेटो प्रिंसिपल, यानी 80-20 रूल। हाँ, और ये रूल जितना सिंपल है उतना ही प्रोफाउंड है। सीधे शब्दों में कहें तो हमारे 20% एफर्ट्स हमारे 80% रिजल्ट्स देते हैं। लेकिन एक मिनट, अगर इसे पर्सनल प्रोडक्टिविटी पर लागू करें तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारी टू डू लिस्ट में जो 10 काम हैं उनमें से 8 असल में ज्यादा मायने नहीं रखते? एक तरह से हाँ। मतलब क्या हमें ज्यादातर काम छोड़ ही देना चाहिए? ये एक फैंटास्टिक क्वेश्चन है। इसका मतलब ये नहीं कि वो 8 काम बेकार हैं, लेकिन उनकी वैल्यू उन टॉप 2 कामों के मुकाबले बहुत कम है। असली चैलेंज उन वाइटल फ्यू कामों को पहचानना है और ट्रिवियल मेनी को करने से बचना है। बिल्कुल। टू डू लिस्ट से 8 छोटे-छोटे काम टिक ऑफ करना बहुत सैटिस्फाइंग लगता है, भले ही वो बिजनेस पर कोई इंपैक्ट ना डाले। जबकि वो एक बड़ा मुश्किल काम जो सबसे ज्यादा वैल्यू क्रिएट करेगा, हम टालते रहते हैं। मैं खुद इस जाल में फंसी हूँ। दिन के आखिर में लगता है कि बहुत बिजी थी, पर जब पूछती हूँ कि किया क्या, तो जवाब नहीं होता। और यहीं पर इफेक्टिवनेस, मतलब सही काम करना, और एफिशिएंसी यानी काम को सही तरीके से करना का फर्क आता है। 80-20 रूल हमें पहले इफेक्टिव होने पर फोकस करने को कहता है। और ये सबसे ज्यादा मायने रखने वाले काम अक्सर वही होते हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा टालते हैं, जो हमें आज के सबसे बड़े चैलेंज पर लाता है, प्रोक्रास्टिनेशन। टालम टोल। किताब में एक सीईओ सर्वे का जिक्र है। उनसे पूछा गया कि एक एग्जीक्यूटिव में सबसे इंपॉर्टेंट एबिलिटीज क्या होती हैं। जवाब थे, पहला, जरूरी को गैर जरूरी से अलग करना, प्रायोरिटाइजिंग, और दूसरा, काम को तेजी से पूरा करना। प्रोक्रास्टिनेशन इन दोनों के बिल्कुल ऑपोजिट है। और दिलचस्प बात यह है कि प्रोक्रेस्टिनेशन का कारण आलस नहीं होता, ये एक इमोशनल रिस्पॉन्स है। इमोशनल रिस्पॉन्स कैसा? हम किसी काम को इसलिए नहीं टालते कि हम मेहनत नहीं करना चाहते, बल्कि इसलिए टालते हैं क्योंकि वो काम हमें किसी तरह का इमोशनल डिस्कम्फर्ट देता है। जैसे असफलता का डर, अगर मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाया और अच्छा नहीं बना तो। रिजेक्शन का डर, अगर मैंने क्लाइंट को कॉल किया और उसने मना कर दिया तो। या परफेक्शनिज्म का डर। ये तो बहुत बड़ी इंसाइट है। ये आलस नहीं, एक इमोशनल मैनेजमेंट प्रॉब्लम है। तो इस इमोशनल साइकिल को कैसे तोड़ें? किताब एक बहुत ही अग्रेसिव सिंपल टेक्निक देती है। इसे अभी करो, डू इट नाउ का मंत्र। अच्छा, ये डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन की कहानी पर बेस्ड है, जिन्होंने इस एक फ्रेज को अपनी कंपनी कल्चर का हिस्सा बनाकर $800 मिलियन का इंश्योरेंस एम्पायर खड़ा किया। क्या कहानी है वो? उनकी कंपनी में हर सुबह काम शुरू करने से पहले सारे एम्प्लॉइज एक साथ 50 बार चिल्लाते थे, डू इट नाउ, डू इट नाउ, डू इट नाउ। 50 बार? हाँ, ये एक तरह की कलेक्टिव सेल्फ हिप्नोसिस थी। ये कोई मैजिक चैंट नहीं था, ये कॉन्शियस कमांड था जो सब कॉन्शियस को एक्शन लेने के लिए ट्रिगर करता था। ये डू इट नाउ वाला फंडा तो आज भी रेलेवेंट है। जैसी कोई काम आता है उसे बाद में करूंगी लिस्ट में डालने की बजाय तुरंत निपटा देना। वो छोटी सी जीत आगे के लिए मोमेंटम बनाती है। एब्सोल्युटली। प्रोक्रास्टिनेशन का इलाज प्लानिंग नहीं, एक्शन है। ये एनालिसिस पैरालिसिस को तोड़ता है। बस पहला कदम उठाना, डू इट नाउ, खुद को वो जरूरी धक्का देने का एक तरीका है। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें तो सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? टाइम मैनेजमेंट असल में टाइम मैनेजमेंट ही नहीं है, ये सेल्फ मैनेजमेंट है। बिल्कुल। ये अपने साइकोलॉजी को समझने, क्लियर गोल सेट करने और फिर अनशेकेबल फोकस के साथ अपनी प्रायोरिटीज पर काम करने के बारे में है। ये कोई स्किल नहीं, बल्कि जिंदगी जीने का एक तरीका है। जाते जाते कोई एक आखिरी विचार जो हमारे लिसनर्स को सोचने पर मजबूर कर दे। हार्वर्ड के एक रिसर्चर डॉक्टर एडवर्ड बैनफील्ड की एक कॉन्सेप्ट है, टाइम पर्सपेक्टिव। टाइम पर्सपेक्टिव। हाँ, उन्होंने पाया कि समाज में सफलता का सबसे बड़ा प्रेडिक्टर किसी का टाइम पर्सपेक्टिव है, यानी आप भविष्य में कितना आगे की सोचते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? सफल लोग लंबा सोचते हैं, 5 साल, 10 साल, 20 साल आगे। वो आज जो भी काम करते हैं उसे इस कसौटी पर तौलते हैं कि क्या ये मेरे 10 साल बाद वाले गोल में मदद करेगा। अच्छा। वो शॉर्ट टर्म पेन को एक्सेप्ट करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म गेन। जैसे आज टीवी देखने के बजाय 1 घंटा किताब पढ़ना। ये शॉर्ट टर्म में पेनफुल है, पर लॉन्ग टर्म में लाइफ चेंजिंग है। जबकि असफल लोग सिर्फ आज के मजे या आराम के बारे में सोचते हैं। बिल्कुल, उनका टाइम पर्सपेक्टिव बहुत छोटा होता है। ये बहुत पावरफुल आइडिया है, शॉर्ट टर्म पेन फॉर लॉन्ग टर्म गेन। चलिए इस बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अपने जीवन में बेहतर संतुलन लाने और अपने समय को वापस पाने के लिए आज कोई एक चीज करना बंद करने के बारे में सोचें तो वो क्या होगी?
अक्सर कुछ नया शुरू करने से ज्यादा शक्तिशाली कुछ पुराना छोड़ना होता है।